नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब बेटा? आप सब ठीक हो बेटा? मैदान सर आपका स्वागत करता हूं। अधिकतर बच्चे आप में से जानते होंगे, कुछ नए बच्चे हैं जो शायद पहली बार ऐड हुए हैं, आपका भी स्वागत है बेटा। बेटा आज हम पहला चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का सेट्स। देखो बेटा, मैथ्स पढ़ने का सबसे सिंपल लॉजिक क्या है, पहला उसको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर मैथ्स का एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो मैथ्स करते हुए मजा आता है। कई बार आप देखते होंगे कि मैथ्स के जब क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन करता है और मैथ करते जाओ, लेकिन किसी क्वेश्चन में फंस गए तो फिर मन नहीं करता मैथ करने का। तो यही चीज मैं आपसे चाहता हूं कि एक बार आप अगर कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो मैथ आपको हिंदी से भी ज्यादा आसान लगेगा। और ये बात मैं सच कह रहा हूं, जो बच्चे पढ़े हुए हैं आप उनसे एडवाइस ले सकते हो। मैथ्स के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, मैं हर लेक्चर में पहले आपको कॉन्सेप्ट कराता हूं, देन एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। किसी भी लेक्चर में बिना कॉन्सेप्ट के मैं एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करता। और इसी का परिणाम है, अगर मेरा प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देखा जाए तो ये इसी का परिणाम है बेटा, जिसमें मेरे बच्चों ने 100 में से 100 अचीव किया। 98 100 में से 12th के मैथ्स में बहुत बड़ी बात है। और 95 तो आप देख ही सकते हो, लाइन लगी हुई है, ये लिस्ट बहुत बड़ी है, ये 95 की लाइन आपके सामने लगी हुई है। ये आप सारे रिजल्ट फेसबुक पे देख सकते हो आराम से। ये इसलिए आ पाए क्योंकि मैं 11th की मैथ्स को जोड़ता हूं 12th की मैथ्स से। अगर आप 11th की मैथ्स को पढ़ लोगे, बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, तो 12th की मैथ्स आपको बहुत इजी, आप उसे खेलोगे, 12th मैथ के साथ खेलोगे, इतना आसान लगेगा। तो पहले 11th की मैथ्स को बहुत अच्छे से समझना होता है। कई बार बच्चे कहते हैं कि 11th की मैथ्स बहुत हार्ड है। बेटा ये सिर्फ अफवाह है, ये ऐसा सच नहीं है। 11th की मैथ्स बहुत आसान है, आप मुझसे पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा ना। बहुत ईजी है। कई बच्चे मैथ्स छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने किसी ने बताया मैथ्स हार्ड है। भाई जिसने भी बताया बहुत गलत बताया, क्योंकि विदाउट मैथ्स जो बच्चे हैं, बुरा मत मानना, आपका कैरियर बनना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप एक गूगल पे सर्च मार लो, 12th के बाद जितने भी कोर्सेस अवेलेबल हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस की बात कर रहा हूं बेटा, जितने भी प्रोफेशनल कोर्स आप करोगे, चाहे सीए में जाओ, सीएस में जाओ, आईसीडब्ल्यूए, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, चाहे बीटेक कर लो, आप बीसीए कर लो, बीबीए कर लो, इन सब में मैथ्स है। इवन जो आर्ट्स वाले हैं, जो एलएलबी वगैरह करते हैं, लॉ की तैयारी करते हैं, उनके एंट्रेंस में भी मैथ्स है। मैथ्स के बिना नहीं बच पाओगे, कंपलसरी है। तो ये सब बात की बात है। हमारा फर्स्ट लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं बेटा। सेट्स के लिए मैथ्स बहुत जरूरी है, कहने का मतलब ये था, पहला लेक्चर था, आज के बाद शायद नहीं बता पाऊंगा। और हर एक लेक्चर में मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद देखना आप 11th की मैथ आपको कितना बढ़िया लगेगा, आपको मजा आएगा। ठीक है बेटा? तो चलिए आज का बैच स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से, सेट्स। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सेट्स होता क्या है। देखो बेटा, एक्सरसाइज 1.1 कराने वाला हूं मैं, तो एक्सरसाइज 1.1 पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। और कॉन्सेप्ट को मैं रूल कहता हूं। एक फेयर कॉपी आपको बनानी है। रूल नंबर 1, फेयर कॉपी क्यों बनानी है? अभी रफ कॉपी में काम करो, उसे फेयर में साफ साफ उतार लेना, पहले रफ में काम कर लो। फेयर कॉपी आपको इसलिए बनानी है कि कल को अगर आप 11th क्लियर करके, 12th क्लियर करके, किसी एंट्रेंस की जब आप तैयारी करोगे, क्योंकि 12th के बाद हर जगह एंट्रेंस है, वहां पे आपको ये रूल काम आएगा। मैं हर जगह अवेलेबल नहीं हूंगा ना आपके साथ, उस समय ये कॉपी रजिस्टर काम आएगा जो मैं आपको बनवा रहा हूं। ये 11th में भी बनानी है और 12th में भी बनानी है। ठीक है? तो आपको एक फेयर कॉपी बना के चलने हैं, हर एक चैप्टर वाइज बनाते चलना है फेयर कॉपी के अंदर कॉन्सेप्ट की, कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है? पहले कॉन्सेप्ट देन एक्सरसाइज, फिर कॉन्सेप्ट देन एक्सरसाइज। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको लिखना है बेटा कि सेट्स होता क्या है। सेट्स किसे कहते हैं, क्या होता है सेट्स? तो बेटा सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब कई बच्चे आप में से हिंदी मीडियम पढ़े होंगे, वो सोचते होंगे यार मैथ्स इंग्लिश में तो बहुत हार्ड है। मैं आपको बता दूं, 2 महीने के बाद आप हिंदी भूल जाओगे। सिर्फ 2 महीने के बाद, 2 मंथ दिक्कत होती है, लेकिन 2 महीने के बाद आप हिंदी भूल जाओगे, मैथ्स इंग्लिश में बोलना शुरू कर दोगे। भाई मैं आज से नहीं बता, 18 साल हो गए मुझे, 2020 चल रहा है, 18 साल हो गए बच्चों को बताते हुए बात। सिर्फ 2 महीने दिक्कत होती है, तीसरे महीने आते हुए हिंदी आप भूल जाओगे, इंग्लिश में आपको याद रहना, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड बहुत आसान है। हिंदी में बड़ा दिक्कत होता है बोलना, इंग्लिश में बोलना बहुत आसान है, मैथ्स के वर्ड खासकर। तो चलिए
पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, चाहे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। सबसे पहले क्या लिखोगे? सेट्स का मतलब क्या होता है? अ कलेक्शन। पहला हेडिंग रूल का नाम है बेटा सेट्स। इसमें आंसर आप क्या लिखोगे? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। आप कहोगे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कहना चाहते हो सर जी? मैं आपको वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का बड़ा सिंपल सा मतलब बताता हूं। मेरे पे बोर्ड ऐसा है कि मैं आपको बहुत एग्जांपल दे सकता हूं। एक बात बताओ, क्या आप सभी बच्चों को यहां पर जब बोर्ड पर अलग अलग कलर दिखाई दे रहे? इनमें से कोई येलो है, कोई ऑरेंज है, कोई रेड है, कोई पर्पल है, कोई पिंक है, कोई ब्लू है, कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है, बहुत सारे कलर है। आपके स्क्रीन पर कलर आ रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इनमें से आपका फेवरेट कलर क्या होगा, बड़े बड़े ध्यान सुनना। मान लो मेरे क्लास में इस समय 100 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैंने एक एक बच्चे से पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर क्या है? तो कोई बोलेगा रेड, कोई बोलेगा येलो, कोई बोलेगा ब्लैक, कोई पिंक, कोई पर्पल, कोई ब्लू, यही तो बोलोगे। तो सबके आंसर अलग अलग होंगे। ध्यान से देखो, सेम आंसर नहीं है पूरी क्लास के 100 आंसर सेम नहीं है। तो बेटा जिस बार आंसर सेम होता है, अगर आपके 100 बच्चों का आंसर सेम है, उसे बोलेंगे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज योर फेवरेट कलर, कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हर किसी का एक जैसा हो, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हर किसी का एक जैसा हो। जैसे पहले आपको समझ में आ गया बेटा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम सबका सेम हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे पूछता हूं सबसे पहला नेचुरल नंबर, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या। तो बेटा सबसे पहली प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। सबसे पहला नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो ये 100 के 100 बच्चों का आंसर होगा। अगर आपको नेचुरल नंबर पता होगा, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होता है। तो अगर मैं पूछता हूं कि सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या है, तो 100 के 100 बच्चे या 1000 बच्चे, 1 लाख बच्चे जो बैठे होंगे, वो क्या बोलेंगे कि सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 होता है। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि सबने एक ही जैसा आंसर दिया। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक और एग्जांपल पूछता हूं, आपको बताना है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है या नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज योर फेवरेट एक्टर, व्हाट इज योर फेवरेट हीरोज, आपके फेवरेट हीरो कौन है, आप किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हो? तो आप में से कोई सलमान खान का नाम लेगा, कोई शाहरुख खान का नाम लेगा, कोई ऋतिक रोशन का नाम लेगा, कोई अक्षय कुमार का नाम लेगा। अच्छा मेरा नाम भी लोगे? अच्छा थैंक यू भाई। जिसका भी आप नाम लोगे सबके आंसर सेम होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे, तो ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। पहले आपको समझना है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब है जब हम सबका आंसर एक हो, जब एक ही आंसर होगा हम सबका तो वो सेट्स होगा, और अगर अलग अलग आंसर होगा तो वो सेट्स नहीं होगा। अब मैं आपको एग्जांपल लेने वाला हूं, बहुत सारा, आप जल्दी जल्दी आंसर देना। मैं कहता हूं मोस्ट डेंजरस एनिमल, सबसे खतरनाक जानवर, बताओ सेट्स है या नहीं है? सबसे खतरनाक जानवर सेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? किसी को शेर से डर लगता है, किसी को किसी और जानवर से डर लगता है, लड़कियों को तो कॉकरोच से भी डर लग जाता है। तो सेट्स नहीं है ना, क्योंकि हम सबके आंसर अलग है, क्योंकि हम सब अलग अलग जानवर से डरते हैं। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल सेट्स नहीं है। आपसे पूछूं व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आंख बंद करके सोचो कि 100 बच्चों में अगर पूछा जाए व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो सबके फेवरेट सब्जेक्ट एक होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे, सेट्स नहीं है। जब हम सबका आंसर सेम होगा तो सेट्स होगा, हम सबका आंसर अलग अलग होगा तो सेट्स नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गया? सेट्स कौन होता है? जब हम सबका आंसर एक जैसा हो तो वो सेट्स है, अगर हम सबका आंसर अलग अलग होगा तो वो सेट्स नहीं है। बेटा सेट्स को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। इसको
इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। सेट्स के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी सेट्स आप लिखोगे तो कर्ली ब्रैकेट का आप इस्तेमाल करोगे। याद रखना इस चीज को कि कभी भी सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रहेगा। चार ब्रैकेट होते हैं बेटा, चार टाइप के ब्रैकेट होते हैं मैथ्स के अंदर। मैं आपको बता दूं, ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, आपने देखा होगा, लगाया भी होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होता है। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट आता है, जिसके बारे में सेट्स के बारे में बता रहा हूं। इसके बाद ये ब्रैकेट होता है और इसे बोलते हैं डैश ब्रैकेट। तो चार टाइप के ब्रैकेट होते हैं, लेकिन सेट्स के लिए केवल कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। ये कर्ली ब्रैकेट होता है। दो बातें आपको समझ में आ गया। सेट्स क्या होता है? सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट्स क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब है जब हम सबका आंसर एक जैसा होगा तो वो सेट्स होगा, हम सबका आंसर अलग अलग होगा तो वो सेट्स नहीं होगा। सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट से, इस वाले ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सेट्स है और कौन सा सेट्स नहीं है तो आंसर दे दोगे? अभी मैं आपसे पूछने वाला हूं। पहले कॉन्सेप्ट पर फोकस करता हूं। ये रूल 1 था। अब आता हूं बेटा रूल 2 पे। रूल सेकंड आपको याद रखना है बेटा। एक होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू को हम ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे, इस प्रकार, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। मैथ्स में क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू। और एक होता है बेटा नॉट बिलोंग्स टू। एक होता है बिलोंग्स टू, एक होता है नॉट बिलोंग्स टू। इसे बोलते हैं बेटा नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू जिसका रिलेशन हो, नॉट बिलोंग्स टू जिसका रिलेशन नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लिए बता देता हूं। आई बिलोंग्स टू एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर। मैं एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूं। बिलोंग्स टू है ना, मेरा संबंध है, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूं उसका। बिलोंग्स टू हुआ। आपके लिए भी, आप भी बिलोंग्स टू क्योंकि आप वहां पढ़ते हो। बिलोंग्स टू जिसका रिलेशन हो, नॉट बिलोंग्स टू जिसका कोई रिलेशन नहीं हो। इसका सेट्स में क्या इस्तेमाल है देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। ये रूल की हेडिंग आपको डालनी है। अब एग्जाम में आपको क्या समझना, देखो आपको एक सेट दे देगा कि आपके पास एक सेट है 1 2 3 4, ये 4 नंबर है सेट्स के अंदर। सेट्स के मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं आपको। ये एग्जांपल है 1 2 3 4, ये सेट्स के अंदर 4 नंबर है 1 2 3 4। ठीक है। मैं कहता हूं बेटा 2। अब मुझे बताओ 2 जो है ए में है या नहीं है? 2 जो है 2 ए के अंदर है या नहीं है? 2 दिख रहा आपको है तो इसे बोलेंगे बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। तो इसको हम बिलोंग्स टू को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं लिख देता हूं 5 लिख देता हूं। अब बताओ मुझे कोई बच्चा, क्या 5 आपको दिख रहा है? 5 नहीं दिख रहा तो इसे बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया? बिलोंग्स टू है, नॉट बिलोंग्स टू में फर्क समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, इसी के अंदर आपको भरना है। मैं लिखता हूं 0। क्या किसी बच्चे को 0 दिखाई दे रहा है? यहां पे 0 है? नहीं है तो क्या लिखूंगा? नॉट बिलोंग्स टू। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं लिखता हूं 3। अब बताओ क्या 3 है या नहीं है? 3 इसके अंदर है तो क्या आएगा? बिलोंग्स टू। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया बेटा? होगा तो बिलोंग्स टू, नहीं होगा तो नॉट बिलोंग। कितना सिंपल है मेथड। होगा तो बिलोंग्स टू, नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू। खत्म टेंशन। उसके लिए टेंशन सर में भारी पड़ रहा है, मां बाप को टेंशन दे रखी है, मैथ्स समझ में नहीं आता भैया। अरे भाई यू बिलोंग्स टू योर मदर एंड फादर। आपका संबंध अपने माता पिता से है ना, तो यू बिलोंग्स टू योर मदर एंड फादर। भाई आपका रिलेशन मेरे साथ है ना, यू बिलोंग्स। जहां पर रिलेशन होगा वो बिलोंग्स टू होगा, जहां रिलेशन नहीं होगा वो नॉट बिलोंग्स टू होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया? 3 इसके अंदर है तो बिलोंग्स टू। अब कोई लिख के दे देता है, मैं लिखता हूं 10। अब मुझे कोई बच्चा बताओ भाई ये 10 दिखाई दे रहा है क्या इसके अंदर? आप बताओ क्या 10 इसके अंदर है? नहीं है ना, तो क्या लिखोगे? नॉट बिलोंग्स टू। यही है 11th की मैथ, इतनी है, एक एक वर्ड का आंसर है। बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू समझ में आ गया। अब तक आपने 2 रूल करे। पहला रूल क्या था बेटा? सेट्स क्या होता है? सेट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल वर्डों में हम सबका आंसर एक होना चाहिए। अगर हम सबका आंसर एक ही जैसा होगा तो वो सेट्स होगा, अगर हम सबका आंसर अलग अलग होगा तो वो सेट्स नहीं होगा। सिंपल वर्डों में ये कहने का। सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया बेटा बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू जहां रिलेशन होगा, नॉट बिलोंग्स टू जहां रिलेशन नहीं होगा। क्या समझ में आ गया बेटा? अब आते हैं लास्ट रूल पे, और लास्ट रूल थोड़ा खतरनाक है। ये 3 रूल समझ लो,
उसके बाद देखना कमाल दिखाऊंगा मैं मैथ्स कैसे कितनी आसान है। चलिए अब आता हूं बेटा रूल 3 पे। तो यहां लिखता हूं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं? तो बेटा सेट्स को हम दो प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। सेट्स को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट्स को हम टू टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। रिप्रेजेंट मतलब लिखना। सेट्स को बेटा दो टाइप से लिखा जाता है, दो प्रकार से लिखा जाता है। कौन कौन से? एक होता है रोस्टर फॉर्म। एक को क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और एक होता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म याद रखोगे। सेट्स को दो प्रकार से लिखा जाता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब एग्जाम में क्या आता है? आपको रोस्टर फॉर्म दे देगा, बोलेगा सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा, बोलेगा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। मेरी बात पे भरोसा तो होगा नहीं। मैं आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूं, आप देख लो, शायद आपको भरोसा हो जाए। मैं एक्सरसाइज भी निकाल देता हूं आपके लिए, टेंशन मत लो। आपको पहले एक्सरसाइज के अंदर ही क्वेश्चन दिखा देता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन है या नहीं है। देखिए पहले एक्सरसाइज आ जाओ भाई, पहला एक्सरसाइज आ जाओ। हाँ जी, पहला एक्सरसाइज आ चुके हैं, आओ। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है? राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। इनको हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इन सबको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये पहले एक्सरसाइज में ही है। तो अभी कॉन्सेप्ट में हूं, अभी मैं इस पे नहीं आऊंगा। सेट्स को दो प्रकार से लिखा जाता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर में क्या फर्क है सर जी? रोस्टर फॉर्म कौन होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? देखो बेटा, जब हम नंबर्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नंबर्स लिखते हैं। कैसे नंबर्स? अगर मैंने नंबर लिख लिया 1 2 3 4 5, इसे बोलते हैं बेटा रोस्टर फॉर्म। जब हम मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं तो ये होता है रोस्टर फॉर्म। और जब हम इंग्लिश के टर्म में अल्फाबेटिकली टर्म लिखते हैं तो वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या लिखा? नंबर्स में। जब मैथ के फॉर्म में लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म, और जब हम इंग्लिश के अल्फाबेट में लिखेंगे तो वो होगा सेट बिल्डर फॉर्म। इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? क्या लिखूंगा? देखो, बोलो मेरे साथ, बोलो एक्स कॉलन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? कॉलन। एक्स कॉलन। कॉलन आप कंप्यूटर में आप देखना, मोबाइल भी है आपके पास, मोबाइल से ही पढ़ रहे हो या लैपटॉप से पढ़ रहे हो, कंप्यूटर से पढ़ रहे हो ना, आप चेक करो। इससे बढ़िया कि ऑनलाइन में इतना फायदा है, एक ही चीज को 10 बार देख सकते हो। आप चेक करो, ये कॉलन आपके मोबाइल में भी होगा, डबल डॉट जिसे होता है, इसे बोलते हैं बेटा कॉलन। क्या बोलते हैं? कॉलन। एक्स कॉलन एक्स, एक्स कॉलन एक्स, ये बोलने का एक तरीका है, मेथड है। एक्स कॉलन एक्स। अब ये कहां तक नंबर है? 5 तक, 1 से लेकर 5 तक। तो पता है कैसे लिखेंगे? एक्स कॉलन एक्स इज आ नेचुरल, इज आ नेचुरल नंबर लेस देन, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। कि एक नेचुरल नंबर है 6 से छोटा, 1 से लेकर 5 तक ये नेचुरल नंबर है, इन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 से लेकर 5 तक ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। 6 से छोटा, 6 से छोटा देखा ना, 5 तक का मतलब क्या है? 6 से छोटा। तो क्या लिखा है देखो इंग्लिश में? एक्स कॉलन एक्स इज अ नेचुरल नंबर, कि हमने एक नेचुरल नंबर लिखा है लेस देन 6, जो 6 से छोटा है। तो इसे क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। ये है रोस्टर फॉर्म और ये है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या दोनों में फर्क समझ में आ गया? रोस्टर फॉर्म मैथमेटिकल टर्म में होता है, सेट बिल्डर फॉर्म अल्फाबेटिक टर्म में होता है। जब हम इंग्लिश में बोलते हैं कोई चीज तो वो कौन सा फॉर्म बोलते हैं? हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अब जब उसी चीज को मैथ्स में लिख लेते हैं तो उसे रोस्टर फॉर्म में बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर हो गया? चलिए एक और एग्जांपल समझ लीजिए, शायद एक और एग्जांपल और अच्छे से समझ में आ जाए। एक और एग्जांपल दे दो, ये सिर्फ एग्जांपल है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, अभी क्वेश्चन नहीं है। कोई बच्चा सोच रहा है क्वेश्चन तो अभी आएगा, भाई क्वेश्चन पे पहुंचा ही नहीं मैं अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि सेट्स को दो प्रकार से लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल और समझ में आ जाता है। देखो मैंने इस बार नंबर जो लिया, मैंने ले लिया 2 4 6 8 10, ये नंबर ले लिया। अब आप ध्यान से देखो 2 4 6 8 10, इसे बोलते हैं इवन नंबर।
ये सम संख्या, हिंदी में इसको बोलते हैं सम संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। मैं दोनों मीडियम बोलता हूं, दोनों मीडियम ही बोलता हूं, दोनों मीडियम को बच्चे पढ़ाता हूं। इसे बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलेंगे इसे? इवन नंबर। और हिंदी में इसे बोलते हैं सम संख्या। तो हमें तो इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। मैंने कहा ना शुरू के 2 महीने, पहला, दूसरा, तीसरा, एक 3 चैप्टर होते ही बच्चा हिंदी से एकदम इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका होता है। उसे कहता है हिंदी में तो कुछ समझ में आता नहीं सर जी, इंग्लिश में बोलो आप। इसे बोलते हैं बेटा इवन नंबर। तो इसी चीज को मुझे इवन नंबर में कैसे लिखना है? देखो मैं इवन में कैसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा? सबसे पहले x कोलन x, ये तो लिखना कंपलसरी है। x कोलन x इज एन इवन नंबर। x कोलन x इज एन इवन नंबर। ये इवन नंबर है। कहां तक? 10 तक। तो या तो लिख दो लेस देन 12 या लेस देन 11 लिख दो। लेस देन 11 भी लिख सकते हो या लेस देन 12 भी लिख सकते हो। x कोलन x इज एन इवन नंबर लेस देन 11। कि आपको इवन नंबर लिखना है 11 से छोटा। तो 11 से छोटे इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। दीज आर द इवन नंबर। इन्हें इवन नंबर बोलेंगे 11 से छोटा। तो जब हम मैथ्स में लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म, और जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म। यही 3 रूल अगर आपको याद हो जाएं तो मैं कमाल कर सकता हूं आपको पूरे एक्सरसाइज में। एक चीज लास्ट बताता हूं, ठीक है? अंतिम बता देता हूं। देखो बेटा, एक चीज याद रखना, अगर कोई लिख देता है मैथमेटिक्स, जैसे मैंने लिख दिया मैथमेटिक्स, ध्यान से सुनना, ये लास्ट रूल है। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। मैं हर एक्सरसाइज में कुछ ट्विस्ट जरूर बताता हूं। मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था, आपसे भी पूछेगा कभी ना कभी। आपको लिख देगा मैथमेटिक्स, ये लिख दिया मैथमेटिक्स। ध्यान सुनना, ये 3 रूल के बाद है। 3 रूल तो वो हैं, वो ये ट्विस्ट है हमारे साथ। मैं आपके साथ खेल रहा हूं दिमाग के साथ। ये मैथमेटिक्स लिख देगा आपको और बोलेगा इसको सेट्स में रिप्रेजेंट करो। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसके अल्फाबेट को? मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहला लेटर क्या है? M, दूसरा लेटर क्या है? A, तीसरा लेटर क्या है? T, अगला क्या है? H, अगला क्या है? E, अगला क्या है? M। M नहीं आएगा, क्यों? M आ चुका है। सेट्स की डेफिनेशन क्या थी याद करो? कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन तो कलेक्शन कर तो लिया M का, दोबारा क्यों कर रहा भैया? M का कलेक्शन हो चुका है। सेट्स की डेफिनेशन क्या थी? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यानी हम कलेक्ट कर रहे हैं तो M तो पहले कलेक्ट हो गया ना, दोबारा थोड़ी कलेक्ट होगा। तो कोई चीज अगर दोबारा आ रहा है तो वो नहीं आएगा। ये स्पेशल नोट आपको बता रहा हूं, याद रखोगे? ये स्पेशल नोट, इसे स्पेशल नोट के रूप में लिख लेना कि मैथमेटिक्स को कैसे लिखेंगे। M दोबारा नहीं आएगा। देखो M नहीं आया, M भी नहीं आएगा, A भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि A भी आ चुका है। अगला वर्ड T भी नहीं आएगा क्योंकि T भी आ चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ गया? अगला क्या है? I नहीं आया तो I आ जाएगा। C नहीं आया तो C आ जाएगा। S नहीं आया तो S आ जाएगा। क्या इस प्रकार से आप लिख लोगे? इसे बोलते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करना। ये स्पेशल नोट के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो 3 रूल हो गए, 3 रूल हो गए और उसके बाद ये स्पेशल नोट हो गया। अगर ये बातें आप याद कर लो तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि पहला एक्सरसाइज करते हुए आपको बहुत मजा आएगा। क्या सबने नोट कर लिया बेटा? एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करता हूं अब तक आपने क्या पढ़ा है। सेट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी हम सबका आंसर सेम होना चाहिए। इसको हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स को 2 प्रकार से लिखते हैं, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू जिसका रिलेशन हो, नॉट बिलोंग्स टू जिसका रिलेशन ना हो। ये मैंने आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल दिए। सेट्स को बेटा 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम नंबर लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम इंग्लिश अल्फाबेटिक यूज करते हैं। इसके अलावा अगर कोई वर्ड लिखा है और उसको हमें सेट्स में रिप्रेजेंट करना है तो सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी जो वर्ड हम कलेक्ट कर चुके हैं वो दोबारा कलेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? ये रूल्स था। अब इस रूल्स के बेस पे हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम अपने पहले एक्सरसाइज की ओर आते हैं। टाइम बिल्कुल नहीं फोड़ेंगे क्योंकि समय की कमी आपके पास है, समय की कमी बेटा मेरे पास भी है। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, जरा आप क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग, आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन सा सेट्स है। पहले आपको बताना है कि सेट्स है या नहीं है और जस्टिफाई योर आंसर, और फिर आंसर रीजन भी देना है। अगर आप बोलते हो सेट्स है तो क्या लिखोगे? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अगर सेट्स नहीं है तो क्या लिखोगे? इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। बड़ा सिंपल सा आंसर लिखना है। दोबारा सुन लो बेटा क्या बोला मैंने। अगर आप लिखते हो ये सेट्स है तो लिखोगे इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और अगर लिखते हो सेट्स नहीं है तो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सा ये लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहले आपको ढूंढना है सेट्स है या नहीं है। सेट्स कैसे पता करते हैं?
सभी बच्चों का आंसर अगर सेम हुआ तो सेट्स होगा, अगर सभी बच्चों का आंसर सेम नहीं हुआ तो सेट्स नहीं होगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबसे पूछता हूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर, जितने भी मंथ होते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं, आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं, बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से महीने होते हैं? पहले बताओ जे से स्टार्ट कौन कौन सा महीना होता है। तो एक तो आप लिखोगे जनवरी, आप देखो पहले मेरी बात का आंसर दो, जे से कौन कौन सा महीना होता है? एक तो जनवरी होता है और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, एक जून हो गया, एक जुलाई हो गया, बस। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नहीं, ये 3 महीने हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, यही तो है। अब एक बार बता, अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि उन महीनों के नाम बताओ जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम सबके आंसर एक जैसे ही तो होंगे। आप में से हर बच्चे ने यही आंसर तो लिखा होगा, जनवरी, जून, जुलाई, यही 3 आंसर लिखे होंगे, तो हम सबका आंसर सेम है। मैंने आपसे पूछा कि जे से स्टार्ट होने वाला महीना, तो हम सब एक ही आंसर तो देंगे ना, हम सब एक ही आंसर देंगे, जनवरी, जून, जुलाई, यही बोलोगे हर कोई, जे से स्टार्ट होने वाला महीना। मैं चाहे ए से पूछूं, चाहे बी से पूछूं, या सी से पूछूं, या जेड से पूछूं कि भाई जे से स्टार्ट कौन कौन सा महीना होता है, तो ये तीनों का नाम हर बच्चा सेम आंसर देगा। तो बताओ सेट्स हुआ या नहीं हुआ? हुआ। क्या मेरी बात अब समझ में आ गया? जिसका आंसर सेम होगा, हम सबका आंसर सेम होगा, वो सेट्स है, जिसका आंसर अलग अलग होगा वो सेट्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? यस, इट इज अ सेट्स। और रीजन भी पूछ रहा है, तो रीजन क्या दोगे? बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो यहां से आपका एक्सरसाइज, वो तो रूल था, यहां से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है बेटा। एक्सरसाइज 1.1 आप देख लेना, आप खुद अपने मुंह से बोलोगे कि 9th और 10th से ज्यादा आसान है 11th की मैथ। मैं आपको मजबूर कर दूंगा ये बात समझने के लिए कि यस 11th की मैथ बहुत आसान है, 9, 10 से ज्यादा आसान है 11th की मैथ, अगर मेरे कॉन्सेप्ट अगर आपने फॉलो करे। पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर एक्सरसाइज पे आना है। हम गलती तो ये करते हैं, पहले एक्सरसाइज, पहले सिलेबस हो जाए जल्दी से। कॉन्सेप्ट के पीछे कोई नहीं भाग, कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे तो मजा आएगा। तो पहले पार्ट का पहला आंसर हमें क्या मिला? पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमसे पूछा सेट्स है या नहीं है, तो आंसर क्या लिखोगे? यस, सेट्स तो है। फिर जस्टिफाई करना था क्यों है, तो आंसर क्या लिखोगे? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। बस हो गया आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गया? जो सेट्स होगा उसके लिए यही आएगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और जो सेट्स नहीं होगा उसके लिए क्या लिखोगे? इट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। भाई इतना सा लिखना है, ठीक है? जस्टिफाई में यही आंसर आएगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, मुझे लगता है कि हर बच्चा आंसर देगा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। भारत के 10 सबसे बेहतरीन राइटर आपको बताने हैं, भारत के 10 सबसे बेहतरीन राइटर। तो भैया आपके लिए अलग राइटर होगा, आपका फेवरेट राइटर अलग होगा, मेरा फेवरेट राइटर अलग होगा, मेरे पड़ोसी का फेवरेट राइटर अलग होगा। पहले आप ये बताओ, हम सबके फेवरेट राइटर जो लिखते हैं सेम होंगे अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। मैंने आपसे क्या कहा? सेट्स क्या होना चाहिए? जो हम सबके लिए सेम हो, जो हम सबके लिए कॉमन हो, वो सेट्स है। आपसे पूछा जा रहा है इंडिया के सबसे बेहतरीन 10 टैलेंटेड राइटर, तो भैया तेरे लिए टैलेंटेड राइटर अलग होगा, मेरे लिए टैलेंटेड कोई और है, तीसरे के लिए टैलेंटेड कोई और है। हम सब अलग अलग नाम लिखेंगे ना, अपनी मर्जी से लिखेंगे, क्योंकि हमसे फेवरेट पूछ रहा है, मोस्ट टैलेंटेड पूछ रहा है। मेरे लिए टैलेंटेड कोई और है, तुम्हारे लिए टैलेंटेड कोई और होगा। तो ये सेट्स नहीं है, क्योंकि हम सबके आंसर सेम नहीं आ रहे। तो क्या लिखेंगे आंसर? नो। इसका आंसर बेटा आएगा, सेकंड पार्ट का आंसर कर रहा हूं बेटा, आंसर लिखेंगे नो। और रीजन क्या देंगे? इट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट देखो क्या है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 11 सबसे बेहतरीन बैट्समैन, वर्ल्ड के 11 सबसे बेहतरीन बैट्समैन। अब बताओ हम सबके आंसर सेम होंगे अलग अलग होंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। वर्ल्ड के 11 सबसे बेहतरीन बैट्समैन सेम होंगे अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे ना भाई। आपके लिए फेवरेट कोई और है, मेरे लिए फेवरेट कोई और है। आपको धोनी पसंद है, मुझे विराट कोहली पसंद है, अलग अलग होंगे ना। आपसे यही तो पूछ रहा है।
अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन 11 आपको प्लेयर बताने हैं। तो आपके लिए फेवरेट अलग होगा, मेरे लिए फेवरेट अलग होगा, हम सबका फेवरेट अलग अलग है ना, चॉइस अलग अलग है ना। इट्स योर चॉइस बहुत चला था फेसबुक पे एक टाइम पे, इट्स हर चॉइस। तो भाई हम सबका फेवरेट अलग अलग होगा, इसलिए सेट्स नहीं है। जहां पे हम सबके फेवरेट अलग अलग होंगे वो सेट्स नहीं होते। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या दोगे बेटा? थर्ड पार्ट का आंसर भी यही आएगा, नो, ये सेट्स नहीं है। इट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेट्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास के सारे लड़के, आपके क्लास के सारे लड़के, वैसे तो क्लास में बैठते नहीं है, फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा तो बताना तो पड़ेगा भाई। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास में, मान लो आपके क्लास में जितने भी लड़के हैं, मैं पूछता हूं कि आपके क्लास में जितने भी लड़के हैं उनका नाम लिखो। तो जो एक बच्चा नाम लिख के लाएगा, दूसरा बच्चा नाम लिख के लाएगा, तीसरा बच्चा नाम लिख के लाएगा, तो जब सारे लड़कों के नाम मैच करेंगे तो सेम ही होंगे ना एक क्लास के अंदर। अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास के सारे लड़के, आपके क्लास, केवल अपने क्लास पे ध्यान दो, बाकी को छोड़ो। अपने क्लास के सारे बच्चे तो कॉमन होंगे ना। जो आपके लिए सारे लड़के हैं वही आपकी सहेली के लिए भी सारे लड़के होंगे, वो अगले जो भी दोस्त होंगे उसके लिए भी सारे लड़के होंगे। तो ये सबके लिए कॉमन होगा। मेरे क्लास के सारे लड़के, ये सबके लिए कॉमन होगा, इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस। फोर्थ पार्ट पे आता है बेटा, फोर्थ पार्ट का आंसर क्या लिखोगे? यस। क्यों आंसर क्या लिखोगे? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक क्लास के अंदर जो सारे लड़के होंगे वो हम सबके लिए सेम होंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से कम कौन कौन से नंबर होते हैं? अ नेचुरल नंबर लेस देन 100। मैं कहता हूं 100 से छोटी संख्या लिखो, तो कहां तक लिखोगे? 1 से लेकर 99 तक, 1 से 99 तक लिखोगे और सबके सब यही लिखोगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 100 से छोटी संख्या। तो भैया 100 से छोटी संख्या आप भी वही लिखोगे 1 से 99, वो भी वही लिखेगा 1 से 99, वो भी वही लिखेगा 1 से 99, मैं भी वही लिखूंगा 1 से 99। 100 से छोटा हम सबके लिए सेम ही आंसर होगा ना। मैं सबकी कॉपी जब चेक करूंगा तो सब यही लिखोगे ना, 1 to 99, 1 to 99, 1 to 99, यही लिखोगे। तो हम सबके लिए कॉमन आंसर है, इसलिए ये सेट्स होगा। तो चलिए फिफ्थ पार्ट का आंसर देंगे यस। तो इसका आंसर चलिए बेटा पांचवें पार्ट पे आता हूं। पांचवें पार्ट पे क्या दोगे? यस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो ये आंसर होगा पांचवें पार्ट का। चलिए छठे पार्ट पे आते हैं बेटा। छठे पार्ट पे क्या है? अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई नॉवल। तो जब आप नेट पे सर्च मार के सारे नाम लिखोगे तो हम सबके लिए सेम नहीं होगा। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवल लिखे उन सबके नाम, मान लो 3 लड़के हैं, ए बी सी, चलो 4 ले लेते, डी। इसने इकट्ठा करा कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन सी किताब लिखी, उन सबके नाम लिखे। इन्होंने भी यही नाम लिखे, ये भी नाम लिख के वही लाएगा। जितने बच्चे होंगे सब सेम नाम लिख के लाएंगे ना। इसमें फेवरेट नहीं पूछा आपसे, आपसे थोड़ी पूछा कि मुंशी प्रेमचंद की जो फेवरेट नॉवल है, फेवरेट नहीं पूछा आपसे। आपसे ये पूछ रहा है कि मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवल लिखे उन सबके नाम। तो भैया ये भी वही नाम लिख के लाएगा, ये भी वही सारे नाम लिख के लाएगा, सब सारे वही नाम लिख के लाओगे, क्योंकि फेवरेट नहीं पूछा आपसे। पूछा उन्होंने जितने भी किताब लिखी उन सबके नाम लिख के लाओ, तो सभी बच्चे वही नाम लिख के लाएंगे, सारे के सारे नाम लिख के लाएंगे। इसलिए हम सबके लिए कॉमन है, इसलिए ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा। तो 6 पार्ट का आंसर देने वाला हूं बेटा मैं। आंसर नंबर 6 पे आता हूं। क्या लिखोगे? यस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना सा आंसर है। चलिए 7th पार्ट पे आते हैं बेटा। 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट क्या है, ध्यान से देखना और आपको आंसर देना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये इवन इंटीजर क्या होता है? पहले इवन देखो। इवन क्या होता है? सम संख्या। इवन होता है सम संख्या। इवन क्या होता है बेटा? सम संख्या। 2 4 6 8 10 ये सब इवन होते हैं, इन्हें इवन बोलते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर होता है सारे माइनस के और सारे प्लस के, सारे माइनस के और सारे प्लस के, उन्हें इंटीजर बोलते हैं। यानी इंटीजर में माइनस की संख्या भी आती है, प्लस की भी आती है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो आपको अगर इवन का नंबर पता है तो आप क्या इवन में क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, 4 लिखोगे, 6 8 10।
ऐसे आप -2 भी लिख सकते हो, -4, -6 लिख सकते हो, -8, -10, इस तरह से कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। तो जब हमें पता है कि इवन नंबर हम सबके लिए सेम होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब एक बार बताओ, मैं 4 बच्चों से पूछता हूं, A B C D से पूछता हूं कि भैया इवन नंबर बता, तो ये क्या बताएगा 2 4 6 8, ये भी बताएगा 2 4 6 8, ये भी बताएगा 2 4 6 8, ये भी बताएगा 2 4 6 8। आपसे पूछूंगा तो भी यही बताओगे 2 4 6 8। तो हम सब सेम ही बता रहे हैं ना। नहीं सेम बताओगे तो फिर तो अगला जानते ही हो मैं क्या करूंगा, सबको पता है बात। तो हम सबने क्या करा, सेम आंसर दिया। सबने बोला कि इवन नंबर था जी, 2 4 6 8 10 वगैरह होता है, ये इवन नंबर है। हम सबका आंसर सेम है, इसलिए ये भी सेट्स हो गया। तो चलिए 7 पार्ट का आंसर भी क्या आएगा, यस। तो इसका आंसर भी दोगे यस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये भी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। 8th पार्ट देखो, 8th पार्ट क्या है बेटा, ध्यान से देखना। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन। तेरे पास जो किताब है उसमें भी यही क्वेश्चन होंगे, मेरे पास जो किताब है उसमें भी यही क्वेश्चन होंगे, किसी और के पास जो किताब है उसमें भी यही क्वेश्चन होंगे, किसी और के पास जो किताब है उसमें भी यही सारे क्वेश्चन होंगे। 500 लोगों के पास जो किताब है NCERT यही किताब है सबके पास, तो सब में क्वेश्चन सेम होंगे अलग अलग होंगे। अगर हम सबके पास NCERT यही वाली किताब है तो हम सबके पास सेम क्वेश्चन होंगे अलग अलग होंगे। सेम होंगे ना, तभी तो एक साथ पढ़ पा रहे हो, इसलिए सेट्स हो गया। क्या कहा था, सेट्स क्या होता है, जो हम सब के लिए सेम हो वो सेट्स है। भाई कैसे समझाऊं, जो हम सब के लिए सेम है वो सेट्स है। तो हम सबके लिए सेम है इसलिए सेट्स होगा, तो इसका आंसर देंगे यस। फिर से इसका आंसर क्या आएगा बेटा, यस। तो आते हैं 8th पार्ट पे आते हैं बेटा, आंसर क्या लिखोगे, यस इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। चलिए 9th पार्ट पे आते हैं बेटा, 9th पार्ट क्या कह रहा है, शायद ये लास्ट पार्ट हो इस पहले क्वेश्चन का। हाँ जी लास्ट पार्ट है, देखो अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। आप खुद बताओगे मोस्ट, मैंने क्या पूछा, मोस्ट डेंजरस एनिमल, सबसे खतरनाक जानवर। ऐसे इंसान से ज्यादा खतरनाक आजकल कोई होता नहीं, फिर भी चलिए मान लेते हैं मोस्ट डेंजरस एनिमल, सबसे खतरनाक जानवर। भाई आपके लिए कोई और डेंजरस होगा, मेरे लिए कोई और डेंजरस है, किसी और के लिए कोई और ज्यादा डेंजरस है, और लड़कियों के लिए तो मैंने कहा था सिंपल सी कॉकरोच भी डेंजरस है। सबके लिए मोस्ट डेंजरस अलग अलग है, इसलिए सेट्स नहीं है। तो आंसर क्या लिखोगे, नो। इसका आंसर आएगा नो, इट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, हम सबके लिए अलग अलग है, इसलिए सेट्स नहीं होगा। क्या सबको पता लग गया सेट्स क्या होता है? अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो मैं प्रॉमिस करता हूं मजा आएगा आपको मैथ में, और क्वेश्चन करने के बाद इसके बाहर का भी क्वेश्चन कल को आ जाए तो आपके दिमाग में यही जाना चाहिए। चलो मैं पूछता हूं, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, सेट्स है या नहीं है? अब आप इजीली दे सकते हो सेट्स नहीं है, क्योंकि हम सबके फेवरेट कलर अलग अलग है। व्हाट इज योर फेवरेट एक्टर, सेट्स नहीं है, क्योंकि हम सबके फेवरेट एक्टर अलग अलग है। व्हाट इज योर फेवरेट टीचर, ये भी सेट्स नहीं है, क्योंकि हम सबके फेवरेट टीचर अलग अलग। अच्छा सेम है, ठीक, सबके अलग अलग होंगे ना भैया, सभी के लिए अलग अलग बच्चे टीचर है, फेवरेट टीचर अलग अलग होते हैं, तो ये भी सेट्स नहीं है। तो जो हम सबके लिए कॉमन है वो सेट्स है, जो हम सबके लिए कॉमन नहीं है वो सेट्स नहीं है। ये थी डेफिनेशन, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो हम सबके लिए सेम हो वो वेल डिफाइंड, जो हम सबके लिए सेम नहीं होगा वो सेट्स नहीं होगा। क्या सबको समझ में आ गया? ये था पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बेटा, यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओहो इसे तो हम यहीं पूरा कर सकते हैं, इसके लिए तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आपको नंबर दिए हुए, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आप ध्यान से देखो, और नीचे क्या दिया हुआ है आप पढ़ो। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, आपको सिंबल क्या लाना है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक। आपको बताना है बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। आपको पता है बिलोंग्स टू कौन होता है, जिसका रिलेशन हो, और नॉट बिलोंग्स टू जिसका रिलेशन ना हो। तो मैं तो इसका आंसर यही कर सकता हूं। चलिए आप जरा ध्यान से देखो तो एक एक चीज दिख जाएगा। मुझे बताओ कोई बच्चा यहां पे स्क्रीन पर, क्या आपको 5 दिखाई दे रहा है ना? 5 है तो बिलोंग्स टू 5 है ना, यहां
तो बिलोंग्स टू आएगा। यहां देखो 8 चेक करो, क्या 8 है यहां? क्या 8 है? 8 नहीं है तो क्या आएगा बेटा? नॉट बिलोंग्स टू। हो गया आंसर। आइए ये भी कर दे तो हाथ हाथ इसे भी निपटा देते हैं। 4 चेक करो, 4 है? 4, हाँ जी 4 तो है, तो ये क्या आएगा? बिलोंग्स टू। अगला देखो 2 चेक करो बेटा, 2 है? हाँ जी 2 भी है, तो 2 के लिए क्या आएगा बेटा? बिलोंग्स टू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? 0 लिखा हुआ है, 0 चेक करो 0 है या नहीं है? चेक करो 0 है या नहीं है? क्या आपको 0 कहीं दिखाई दे रहा है? जल्दी देखो, चश्मा लगा लो जल्दी से। 0 दिखाई दे रहा है? नहीं है 0, तो क्या लिखूंगा? नहीं है तो क्या लिखूंगा? नॉट बिलोंग्स टू। काट दूंगा कि नॉट बिलोंग्स टू है। अब देखो 10, लास्ट है 10 ढूंढो, 10 है या नहीं है? देख लेते हैं, मैं भी देखूं भाई 10 है? कहीं देख लो भैया, कहीं मिल जाए तो मुझे भी बता देना। क्या 10 दिखाई दे रहा है? नहीं है 10, नहीं है तो क्या लिखूंगा? नॉट बिलोंग्स टू। और हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन 11 की मैथ तो बहुत हार्ड है, दिमाग में बिठा के बैठे हो भैया, पागल हो गया? हो गया आंसर, इतना सा काम था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ चुका है। इवन 10th में जो 1.1 है ना बेटा, वो इससे ज्यादा हार्ड है। 10th क्लास की 1.1 मैं इससे ज्यादा हार्ड मानता हूं, जिसमें आपको PQM वाले क्वेश्चन करते थे, याद करो यूक्लिड डिवीजन, स्क्वायर वाले, क्यूब वाले। 1.1 ज्यादा हार्ड है, बड़ा सिंपल सा है 1.1। तो चलिए ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी में जरूर, हाँ कॉपी में जरूर कर लेना। पता लगा आपने बुक में भर दिया, बुक में मत भरना, इसी मैंने समझाने के लिए यूज करा है। आप इसे कॉपी में जरूर कर लेना बेटा। जैसे पहला पार्ट आपसे पूछ रहा था 5 बिलोंग्स टू ए। सेकंड पार्ट देखो आपके क्या है? सेकंड पार्ट है 8 के लिए पूछ रहा है, तो सेकंड पार्ट 8। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देख लेता हूं बेटा। थर्ड पार्ट आपका है 0, थर्ड पार्ट आपका 0 है, तो थर्ड पार्ट के लिए क्या लिखूंगा? 0। फोर्थ पार्ट चेक करो, फोर्थ पार्ट क्या है बेटा? 4। फोर्थ पार्ट में 4 ही दे रखा है, तो 4। फिफ्थ पार्ट, पांचवा पार्ट चेक करो बेटा, पांचवा पार्ट चेक करो, 2 लिखा हुआ है, तो 2A। सिक्स पार्ट देखो, सिक्स पार्ट में देखो, सिक्स पार्ट क्या है बेटा? 10। सिक्स पार्ट है बेटा 10, और लास्ट पार्ट है 10। अब आपको पता है क्या नंबर कौन कौन से दे रखा था? 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो कौन से में बिलोंग्स टू आएगा, कौन से में नॉट बिलोंग्स टू, आप मुझसे बेहतर जानते हो। ये आएगा बिलोंग्स टू, ये आएगा नॉट बिलोंग्स टू, ये भी आएगा नॉट बिलोंग्स टू, ये आएगा बिलोंग्स टू, ये भी आएगा बिलोंग्स टू, ये आएगा नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि ये नहीं था। क्लियर हो गया? बिलोंग्स टू है, नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ चुका है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पहले आप जल्दी से नोट करो 2 क्वेश्चन तक, फिर तीसरे क्वेश्चन करवाता हूं कि वो कैसे होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सेट्स को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, अल्फाबेट जो होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म में आता है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है इसको रोस्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसका रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करते हैं बेटा। रोस्टर फॉर्म में कैसे करेंगे? देखिए बेटा सबसे पहला पार्ट देखिए, आराम से पढ़िए पहले क्वेश्चन को। ए एक सेट दिया हुआ है x कॉलन x इज एन इंटीजर। कह रहा है x जो है वो इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है सर? इंटीजर होता है बेटा सारे माइनस की संख्या और सारे पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर एंड सभी पॉजिटिव नंबर, इसे हम एक साथ इंटीजर बोलते हैं। तो कह रहा है x जो एक इंटीजर है और उसकी वैल्यू -3 से लेकर 7 तक है। इसका मतलब मैं बताता हूं, -3 से लेकर, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, देखो इक्वल का मतलब है -3 भी शामिल है। तो -3 और उससे बड़ी संख्या, लेकिन 7 से छोटी संख्या होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर इक्वल नहीं है। देखो यहां पर इक्वल है, यहां इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब है -3 फिर -4। आपने ग्राफ बनाया होगा ना, नंबर लाइन बनाया होगा, -3 से लेकर 7 तक, लेकिन 7 को छोड़कर, 7 से छोटी संख्या, क्योंकि 7 के नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो -3 से लेकर 7 तक हमें नंबर लिखना है। तो एक बात बताओ, -3 से आंसर नंबर बेटा, आंसर नंबर हम थर्ड कर रहे हैं। थर्ड का पहला पार्ट हमें ए सेट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो उन्होंने क्या बोला था? आपसे बोला जा रहा है -3 से लेकर 7 तक। तो एक बात बताओ, अगर आपने कभी नंबर लाइन खींचा होगा तो बताओ, -3 होता है, यहाँ -2 होता है, -1 होता है, फिर 0 होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, ऐसी तो होता है। तो वो कह रहा है -3 से 6 तक आपको लिखना है, 7 नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि 7 के नीचे इक्वल टू का साइन नहीं आया था। तो -3 से लेकर 6 तक के नंबर लिखने हैं। तो क्या लिखोगे बेटा? -3 लिखोगे,
-2 लिखोगे, -1 लिखोगे, 0 1 2 3 4 5 और 6। केवल हम 6 पे आकर रुक जाएंगे। क्यों 6 पे आकर रुक गए? क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा, -3 इक्वल टू, याद रखो ग्रेटर देन इक्वल टू है। जब इक्वल टू होता है इसका मतलब है -3 इंक्लूड है, -3 शामिल है। तो -3 से लेकर 7 तक, लेकिन 7 नहीं लिखना क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। 7 से लेस देन 7। इसे पढ़ते कैसे हैं? -3 से ग्रेटर देन, लेकिन 7 से लेस देन। -3 और -3 से ग्रेटर देन बट लेस देन 7। हमें 7 से छोटी संख्या लिखनी है। यह था पहला पार्ट। सेकंड पार्ट देखो आपसे क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर। x जो है वो नेचुरल नंबर है। अबे सर जी नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है बेटा प्राकृतिक संख्या, हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या बोलते थे। नेचुरल नंबर होता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक तो होता है, उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो कह रहा है x जो है वो नेचुरल नंबर है लेस देन 6, लेकिन लेस देन 6 मतलब 6 से छोटी संख्या आपको लिखनी है, 6 से छोटी संख्या लिखनी है। तो बताओ 6 से छोटी संख्या तो बच्चा बता सकता है। मैं सेकंड पार्ट का आंसर करने जा रहा हूं बेटा, बी पार्ट का आंसर करने जा रहा हूं। आपको लेस देन 6 लिखना है, 6 से छोटी संख्या। तो 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5। तो हमें केवल 5 तक लिखना है क्योंकि उन्होंने क्या बोला था? लेस देन 6। लेस देन 6 का मतलब है बेटा कि हमें 6 से छोटी संख्या लिखनी है। तो 1 2 3 4 5 केवल ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से पहले पढ़ो। x कॉलन x इज अ 2 डिजिट नंबर। ये 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं? 2 डिजिट नंबर। मैंने कहा ना शुरू के 2 मंथ जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम आओ, शुरू के 2 महीने दिक्कत होती है, उसके बाद मैं आपको हिंदी मीडियम भुला दूंगा। आप ये मेरा प्रॉमिस है, आप हिंदी मीडियम भूल जाओगे बोलना, आप इंग्लिश में बोलोगे मेरे साथ। सिर्फ 2 महीने आप दे दो, एक एक चीज को सीखते रहो। 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 2 अंकों की संख्या। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर बेटा 10 से स्टार्ट होती है। आपने बचपन से पढ़ा था, 10 से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है? 99 तक। ये सब 2 डिजिट नंबर है, इन्हें 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। 10 to 99 ये 2 डिजिट नंबर होते हैं। तो कह रहा है 2 डिजिट का नंबर हो सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8, लेकिन उन 2 डिजिट को सम करने पे 8 आना चाहिए। आपसे क्या कह रहा है? 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नंबर हो लेकिन उनका सम 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। मैं आपको एक हिंट देता हूं। सबसे पहला मैं देता हूं 17। इसके बाद आप बताओगे, एक मैंने ले लिया 17, 1 और 7 को ऐड करो, 8 आ गया। ऐसा ही 2 डिजिट के नंबर आपको बताने हैं। तो पहले ऐसे चेक करो, 10 से लेकर 20 तक में, 10 से लेकर 20 तक में कोई ऐसा नंबर है जिनका सम करने पे 8 आता है? तो 17, 1 और 7 8 होता है। अब 20 से 30 तक में चेक करो, 20 से 30 तक में कोई नंबर ऐसा बताओ जिनको सम करने पर 8 आता हो। शाबाश, एक बच्चे ने बताया 26। ऐसे कर सकते हैं, 1 बाय 1 कर सकते हैं। तो चलिए आंसर पे आ जाते हैं, आंसर ही करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आता हूं बेटा तीसरा पार्ट, यहां से थर्ड पार्ट हमारा स्टार्ट होता है सी। एक तो हो गया 17, 20 से 30 तक में कौन सा ऐसा नंबर है जिनका सम करने पर 8 आता है? तो 26 आता है, 26 आता है। इसके अलावा 30 से 40 तक में, 30 से लेकर 40 तक में कोई ऐसा नंबर सोचो, 30 से 40 तक में जिनका सम करने पे 8 आता है। जरूर मिलेगा आपको, ध्यान से देखो। 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, तो आपको मिल गया 35। वेरी गुड। अगला 40 से 50 के बीच में सोचो, 40 से 50 के बीच में कोई एक नंबर जरूर होगा जिनका सम करने पे 8 आता हो। वेरी गुड। 44, बहुत बढ़िया, 44। चलिए 50 से 60 के बीच में, ध्यान सुनना, 50 से 60 के बीच में कोई एक नंबर जरूर होगा जिनका सम 8 आता हो। 53, वेरी गुड, 53। अब 60 से 70 के बीच में सोचो, 60 से 70 के बीच में ध्यान सोचो, 61, 62, 8 आ रहा है, 6 और 2 8 आ रहा है, तो 62 हो गया। अब 70 से 80 के बीच में सोचो, 70 से 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में 71, वेरी गुड, 71। अभी खत्म नहीं हुआ। अब 80 से 90 के बीच में सोचो, नहीं मिला है 80 देखो ना, 8 और 0, 80 क्या हुआ? 8 और 0, 8 और 0 का 8 नहीं आएगा, तो 80 भी शामिल है। इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा, इसके बाद आपको नहीं मिलेगा जिनका सम 8 आता हो। तो ये सारे नंबर वो नंबर हैं बेटा जिनका सम करने पे 8 आता हो। 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, इन समय किसी भी दोनों नंबर को ऐड करके देखो 8 आता है। यही तो क्वेश्चन में आपसे कहा था, क्या कह रहा था कि दोनों डिजिट का नंबर सम करने पे 8 आना चाहिए। तो इनमें से कोई सा भी नंबर ले लो, इनके सम करके देखो 8 ही आएगा।
ये था थर्ड पार्ट। अब आते हैं बेटा फोर्थ पार्ट पे। तो देखिए फोर्थ पार्ट क्या है आपके पास, पहले फोर्थ पार्ट को अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। x कोलन x, ये तो हर बार लिखते हैं, ये आपको हर बार लिखना ही होता है। x कोलन x इज अ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। आपको प्राइम नंबर लिखना है, अभाज्य संख्या लिखना है। सर जी अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर उसे बोलते हैं बेटा जो केवल अपने आप से डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, वो प्राइम नंबर कहलाता है। हिंदी में उसको अभाज्य संख्या बोलते थे। तो कह रहा है ऐसे प्राइम नंबर बताओ जो कि 60 को डिवाइड कर दे, विच इज डिवीजन ऑफ 60, जो 60 को डिवाइड कर दे। ऐसे प्राइम नंबर आपको बताने, ऐसे अभाज्य संख्या बताने जो 60 को डिवाइड कर दे। तो सबसे पहला जो 60 को डिवाइड करता है वो 2 60 को डिवाइड कर सकता है इजी, और 2 एक प्राइम नंबर है। तो सबसे पहला नंबर जो आपको मिला वो 2 मिला। ये आगे बेटा फोर्थ पार्ट पे, चलिए जी डी पार्ट करते हैं बेटा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 60 को डिवाइड करता है। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो 3 के टेबल में ही आता है। तो क्या 3 60 को डिवाइड करता है? यस, 3 60 को आराम से डिवाइड कर सकता है, तो 3 आएगा। अगला प्राइम नंबर है 5, अगला प्राइम नंबर है 5, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में आता है, केवल अपने ही टेबल में आना चाहिए। तो अगला प्राइम नंबर है 5। अब चेक करो 5, क्या 5 60 को डिवाइड कर सकता है? यस कर सकता है, 5 60 को आसानी से डिवाइड कर सकता है, तो 5 आ गया। अगला प्राइम नंबर है 7, लेकिन 7 60 को डिवाइड नहीं कर सकता। अगला प्राइम नंबर 11, लेकिन 11 भी 60 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो आपको वो प्राइम नंबर बताने हैं जो 60 को डिवाइड कर सकता है। तो ये 3 प्राइम नंबर ही मिलेंगे आपको। ये 3 ही प्राइम नंबर है। कौन कौन से? 2 3 और 5, ये तीनों प्राइम नंबर हैं जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 3 5 इसका आंसर होगा, क्योंकि आप बाकी प्राइम नंबर चेक कर लो। 7 60 को डिवाइड नहीं कर सकता, आपका 11 60 को डिवाइड नहीं कर सकता, 13 60 को डिवाइड नहीं कर सकता, 17 अगला प्राइम नंबर 17 केवल 17 के टेबल में आता है, वो भी 60 को डिवाइड नहीं करेगा। अगला प्राइम नंबर 19 होता है, लेकिन 19 भी 60 को डिवाइड नहीं करेगा। तो केवल ये 3 ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 60 को डिवाइड कर सकता है, 2 3 और 5। क्लियर हो गया? हमें प्राइम नंबर लिखना था जो 60 को डिवाइड कर सके, तो ये रहा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट आपको बताने हैं द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री याद करो, मैंने सेट्स में बताया था कैसे लिखा जाता है इसको। आपको स्पेशल नोट लिखवाया था, जब रूल सिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में, तब मैंने स्पेशल नोट लिखवाया था कि सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी हमें कलेक्शन करनी है। कलेक्शन का मतलब है जो लेटर एक बार कलेक्ट हो गया उसे दूसरी बार कलेक्ट नहीं करेंगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, इसमें कौन कौन से वर्ड कलेक्ट होंगे। चलिए एक बार वर्ड लिख लेते हैं, फिर इसको कलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूं कैसे कलेक्ट होगा। तो यहां आता बेटा 5वां पार्ट, 5th पार्ट स्टार्ट करता हूं। क्या वर्ड था बेटा? ट्रिगोनोमेट्री। अब देखो कौन कौन से वर्ड कलेक्ट होंगे आप मुझे बताओगे। ये ई पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, आप ऐसे हर बच्चा आंसर बता सकता है। सबसे पहला वर्ड क्या लिखूंगा? तो सबसे पहला वर्ड लिखूंगा टी। अगला वर्ड क्या आएगा? आर। अगला नेक्स्ट आएगा बेटा आई, देन जी, ओ, एन। अब देखो नेक्स्ट है ओ। ओ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा ओ? क्योंकि ओ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ओ नहीं आएगा। नेक्स्ट है एम, तो एम आएगा क्योंकि एम आपने अभी यूज नहीं करा है, एम कहीं यूज नहीं करा ना, एम आएगा। ई, ई भी आएगा क्योंकि आपने ई भी कहीं भी यूज नहीं करा है। नेक्स्ट है टी, तो बेटा टी नहीं आएगा। टी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, जो अल्फाबेट पहले यूज हो चुका है दोबारा लिखते नहीं है उसको। नेक्स्ट है बेटा आर, तो आर भी नहीं आ सकता क्योंकि आर हम ऑलरेडी यूज कर सकते हैं, तो आर का यूज भी नहीं होगा। नेक्स्ट है वाई, तो क्या वाई है यहां पर? नहीं है, तो हम वाई लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट आएगा बेटा वाई। तो इस प्रकार से हम कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट करते हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का सेट्स बन गया। क्लियर हो गया? ये मैंने स्पेशल नोट में आपको वीडियो में बताया था, स्पेशल नोट कि अगर कोई वर्ड दिखाया जाए तो इस प्रकार से उसे लिखते हैं। नेक्स्ट देखो लास्ट पार्ट क्या है, एक पार्ट और है इसका, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 6th पार्ट, एफ पार्ट। देखो ध्यान से, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। आपको एक वर्ड लिखा हुआ है बेटर, BETTER, BETTER, बेटर। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आपको सेट्स तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वर्ड लिख लेता हूं बेटा। 6th पार्ट, वर्ड आपको क्या दिया हुआ है? BETTE और R, ये वर्ड आपको दिया हुआ है और इससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक तैयार करना है। तो चलिए एफ पार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ पहले कौन वर्ड लिखो, पहले कौन सा वर्ड आएगा? बी, शाबाश, बी लिखेंगे।
नेक्स्ट क्या आएगा, तो ई आएगा। नेक्स्ट आएगा टी। अब देखो फिर से टी आ रहा है, तो अब ये टी नहीं आएगा क्योंकि हम टी का पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। नेक्स्ट है ई, ई भी नहीं आएगा क्योंकि हम ई का ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। नेक्स्ट है आर, तो लास्ट में आर। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन, जैसे पिछली बार 1 मार्क्स में आया था पहला क्वेश्चन, गवर्नमेंट स्कूल का पहला क्वेश्चन यही था, मैथमेटिक्स, ये वर्ड लिख दिया उन्होंने, मैथमेटिक्स का इस प्रकार से करेक्शन करना था। कर सकते हो ना, कोई भी वर्ड लिख सकता है, मेरा नाम आ सकता है, राजन लिखा हुआ आ सकता है, आप कलेक्ट कर लोगे ना। तो इस प्रकार से कुछ भी वर्ड दे दे और उसका सेट तैयार करने को कहे तो आप इस प्रकार से सेट तैयार कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का शुभारंभ करते हैं। बहुत बढ़िया, वाह क्या क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर क्या फॉर्म होता है? जो अल्फाबेट में होता है, जो इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे तैयार होगा, ये प्रैक्टिस आ जाती है। आप 1-2 बार इन क्वेश्चनों कर लोगे। देखो पहली बार मैंने भी सीखा होगा तो मुझे भी हार्ड लगा होगा, जब मैंने भी पहली बार दिखा होगा तो मुझे लगा होगा भाई क्या है ये, लेकिन 1 या 2 बार करना होता है, उसके बाद तो ऐसा लगता है क्या पढ़ा रहे हो सर जी, 11th क्लास में ये पढ़ना है हमें, ये एक वर्ड के आंसर लिखना है। जी हाँ, यही है 11 सारे मैथ के चैप्टर ऐसी हैं। 11th क्लास के सारे मैथ के चैप्टर ऐसी हैं और ये बेसिक है 12th क्लास के लिए। और 12th क्लास में चमकना है। मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था अपना, एक बच्चे के, मैंने आपको बताऊं 98 नंबर थे, जो चिराग आपको रिजल्ट दिखाया था, वीडियो में देख लेना। उसके 10th में अच्छे नंबर नहीं थे, 10th में उसके 78 या 80 के आसपास नंबर थे उसके 10th के में, मेरे पास ही पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन 12th में उसके 98 नंबर है मैथ्स में। ये लाइव एग्जांपल है कि अगर 10th में आपके खराब नंबर आया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, 12th में बहुत अच्छे लाए जा सकते हैं, क्योंकि 10th के मैथ का और 12th के मैथ में कोई रिलेशन ही नहीं है। बहुत गंदा मैथ है आपका तो भी 12th में नंबर ला सकते हो। 10th के मैथ का 12th के मैथ से कोई रिलेशन नहीं, कोई चैप्टर है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, सब कुछ अलग है। इसलिए अगर आपको अब तक मैथ खराब लगी है तो अब भी इंटरेस्ट दिखा सकते हो। और मैं पहले भी इंट्रोडक्शन बता चुका हूं कि विदाउट मैथ जानवर के रूप में समझा जाता है। बुरा मत मानना भाई जिन पे मैथ नहीं हो, लेकिन ये सच है, क्योंकि आगे जितने भी कोर्सेज है सब में मैथ है। एक क्लर्क से लेकर आईपीएस एग्जाम तक जितने भी एग्जाम है सब में मैथ्स है, तो मैथ्स के बिना नहीं बच पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? 3, 6, 9, 12। ध्यान से देखो, 3, 6, 9, 12 ये 3 के मल्टीपल है। 3 के पहाड़ में 3 आता है, 3 के पहाड़ में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 12 भी आता है। इसे बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 3। क्या बोलेंगे इसको? मल्टीपल ऑफ 3। तो हम कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको तरीका सिखाता हूं कैसे लिखा जाता है इसको। देखो चलिए जी, यहां से आंसर स्टार्ट करते हैं बेटा। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 का पहला पार्ट। क्या नंबर दे रखा था आपको? नंबर आपको देखो क्या क्या दे रखा था। आपको नंबर दे रखा था 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 ये नंबर आपको गिवन था। चलो जी, 3, 6, 9, 12 ये नंबर आपको गिवन है। और आपसे कह रहा सेट बिल्डर फॉर्म, आप घबरा रहे हो। अरे भाई 3 के पहाड़ा लिखा हुआ है, अगर 3 से लेकर 30 तक भी लिखा होता तो क्या टेंशन होती। 3 का टेबल तो भैया बचपन में मैडम ने पीट पीट के सिखा दिया था। 3 का पहाड़ तो लिख दिया उन्होंने, 3 का टेबल ही तो लिखा है, घबरा क्यों रहा है बेटा? टेंशन किस बात का है? 3 का टेबल लिखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको? मल्टीपल ऑफ 3। इसे बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 3। एक चीज बताता हूं, आपने अगर कभी ग्रामर सीखी होगी या स्पीकिंग बड़ा करी होगी ना, एक मैं आपको चीज बताता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म में यही है। सेट बिल्डर फॉर्म को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि जिस भी मास्टर के पास आप इंग्लिश सीखने जाओगे वो अपना अलग तरीका बताता है। हाँ जी, ये सच है। इंग्लिश में ए मास्टर के पास जाओ तो स्पीकिंग का अलग तरीका बताता है, बी के पास जाओ वो कहता नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, सी के पास जाओ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इंग्लिश में लिखना है, इसलिए अलग अलग आंसर लिख सकते हैं इसके, और सारे आंसर सही होंगे, वो सारे ही आंसर सही होंगे। कैसे? मैं आपको इसके 2 मेथड आपको मैं बताता हूं, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 तरीका बताऊंगा और दोनों ही सही है, घबराना मत, दोनों ही सही है। एक बच्चा क्या लिखता है? एक बच्चा लिखता है इसे, देखो लेट ए, इसे ए मान लिया। तो एक बच्चा क्या लिखता है? x कॉलन x, ये तो आपको लिखना ही है, x कॉलन x ये जरूर लिखना है। इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। x कॉलन x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15। एक बच्चा ऐसे लिखता है कि ये 3 का मल्टीपल है 15 से कम। x कॉलन x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल है लेस देन 15। तो 3 के पहाड़े में 15 से कम, 3 का मल्टीपल 15 से कम, तो क्या लिखोगे? 3 लिखोगे।
6 लिखोगे, 9 लिखोगे और 12 लिखोगे, 15 पे नहीं पहुंचोगे क्योंकि लेस देन 15 है। एक बच्चा ऐसे लिखता है। अब एक बच्चा है तुम्हारे जैसा कहता है नहीं नहीं मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा सर जी, मैं तो दूसरा मैथड सीखूंगा। आजा बेटा कोई बात नहीं, लेट ए। दूसरा बच्चा क्या लिखता है कि सर जी मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या देखो x कॉलन x इक्वल टू 3n, इतना आसान से, वो भी ठीक है, वो सही। 3n का मतलब भी यही है, 3 का मल्टीपल। x कॉलन x इक्वल टू 3n। सर ये n क्या है? n का मतलब है n की जगह 1 रख दो तो 3 1 जा 3, 3 था पहला नंबर। n की जगह 2 रख दो, 3 2 जा 6, 3 रख दो, 3 3 जा 9, 4 रख दो, 3 4 जा 12। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 12 तक है ना, तो कॉमा डाल के लिखेंगे जो n की वैल्यू है वो 4 तक है। n की वैल्यू कहां तक है? 4 तक है। तो कोई बच्चा अगर बेटा ऐसे लिखता है तो भी ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसे लिखता है तो भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, गलत नहीं है इनमें से कुछ भी। कोई बच्चा बोल सकता है ना 3 के टेबल को क्या बोल सकता है कि मैं मल्टीपल ऑफ 3 लिख रहा हूं, तो सही बात है, 3 का टेबल मल्टीपल ऑफ 3 है। और कोई बच्चा मेरे जैसा बोलेगा मैं 3 का पहाड़ा बोल रहा हूं, भाई एक ही बात है, 3 का मल्टीपल भी वही होता है और 3 का टेबल भी वही होता है। और कोई बच्चा ऐसे लिखता है तो भी ठीक है। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो लिखना, ठीक है? जो आपको बेहतर लगे कि भाई मुझे ये चीज सीखना चाहिए तो वो लिखना। एज पर देखो, एज पर मैं एज ए टीचर मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि छोटा है, शॉर्ट है और बहुत एक्यूरेट आंसर देता है ये वाला। और ये वाला आंसर सही तो है, नंबर तो पूरे मिलेंगे, लेकिन इससे आपकी पहचान हो जाती है कि इस बंदे की मैथ बहुत कमजोर है, ज्यादा दिमाग नहीं खाली करता, ये ज्यादा बेहतर होगा। तो 3 का मल्टीपल है और इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट नोट कर लो बेटा, ये पहला पार्ट था। अब आते बेटा सेकंड पार्ट पे। चलिए पहले सेकंड पार्ट आप देख लो, पहले समझ लो सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट देखो, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। अरे सर जी ये क्या हो रहा है? 2 4 8 16 32। जरा ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 2 क्या होता है? 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1, क्योंकि 2 का पावर 1 करोगे 2 आएगा। 4 कब आएगा? 2 की पावर 2 में। 8 कब आएगा? 2 की पावर 3 में। 16 कब आएगा? 2 की पावर 4 में। और 32 कब आएगा? 2 की पावर 5 में। यही तो मतलब है ना, आप करके देखो, ठीक है? तो इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, तरीका आपको सिखाता हूं। चलिए आ जाओ, वापस आ जाते हैं। क्या क्या नंबर दे रखा था बेटा? आपको नंबर दे रखा था 2 4 8 16 और 32, और आपसे कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। किसके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो? बेटा एक बार बात मैं बता रहा हूं, जिन बच्चों पे मैथ नहीं है भाई, आप भविष्य के लिए तैयार रहना। आजकल तो गूगल बाबा है, गूगल बाबा सर्च मार लो ना, कोर्सेज विदाउट मैथ, गिन चुन के कंप्यूटर के 2-3 कोर्सेज आपको बता देंगे, ये कर लो। तो भैया कंप्यूटर का कोर्स तो अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। फिर तक डिग्री जो 12 साल मम्मी ने बैग डाल के और भेजा तुझे स्कूल, किस लिए भेजा? इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये बात ये नहीं मैथ का टीचर इसलिए बता रहा हूं भाई, मैं उसको भी बताता हूं जिसमें मैथ नहीं है, मैं उसको भी कहता हूं भैया मैथ पढ़ ले। मैथ नहीं है कोई बात नहीं, तब भी मैथ पढ़। कहोगे सर जी क्या मैथ नहीं है? तो भाई तू एग्जाम के लिए पढ़ रहा है ना, जो एग्जाम के लिए पढ़ता है वो बेरोजगार घर में बैठा रहता है, बाद में सरकार को गाली देते रहते हैं हम। मैथ नहीं है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब के लिए भी चले जाओ, अभी दिल्ली पुलिस का वो निकला हुआ फॉर्म, उसके सब्जेक्ट में देखो 25 मार्क्स का आता है मैथ कंप्लीट, 25 मार्क्स की आती है रीजनिंग, तो 25 और 25 हो गए 50, ये मैथ के ही सब्जेक्ट है। अब 100 में से 50 नंबर तो मैथ नहीं कवर कर लिया, तो कहां से पास होंगे बच्चे? तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ तब भी पढ़ना पड़ेगा, बच नहीं सकते आप, ये सब्जेक्ट ऐसा है। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन में यही तो फायदा है, वीडियो का 25 बार देखो, 100 बार देखो, रिपीटेड करके देखो, कोई आगे रोक थोड़ी लेगा, नहीं 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 दोबारा मत देखो भाई वीडियो, मेरा वीडियो दोबारा नहीं देखेगा भाई, कोई नहीं रोक रहा, बार बार रिपीटेड करके देखो, ठीक है? चलिए अब ये जो 2 है, ये 2 का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा बताता हूं। 2 का मतलब है 2 की पावर 1, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, 8 का मतलब है 2 का क्यूब, 16 का मतलब है 2 की पावर 4 और 32 का मतलब है 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 5 तक, यही है ना, यही मतलब है ना इसका। तो इसको लिखेंगे कैसे, तरीका क्या होगा? देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे कैसे, मैं आपको तरीका बताता हूं। पहले से हटा देता हूं, अब इसका मेथड क्या है लिखने का वो आपको सिखाता हूं। लेट ए, लेट क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें सेट्स का कोई ना कोई नाम देना होता है, ए बी सी डी कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है, हमने नाम दे दिया। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? x कॉलन x इक्वल टू, ये क्या है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो इसे बोलेंगे 2 की पावर n, और जो n की वैल्यू है वो 5 तक है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? यही तो बात है ना, 2 की पावर
पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 तक है, तो 2 की पावर n बोलेंगे और n जो है वो 5 तक है। साइड में लिख देंगे बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि n की जगह 1 लिखो, n की जगह 1 लिखो तो 2 आएगा, n की जगह 2 लिखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, n की जगह 3 लिखोगे 2 का क्यूब 8 बन जाएगा, n की जगह 4 लिख दो 16 बन जाएगा, n की जगह 5 लिख दो 32 बन जाएगा। 5 तक ही है, इसलिए मैंने देखो मैंने लिख दिया, स्पेशली लिख दिया अप टू 5, अप टू 5, इसका मतलब अप टू 5 तक बस। तो इस चीज को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, इसे बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टेड फॉर्म, ये रोस्टेड फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है? थर्ड पार्ट देखो, ओहो हो, फिर से देखो भाई साहब आ गए 525, 125 और 625। ये सोच रहा है कि हमें आएगा नहीं, देखो तो सही। 5 का मतलब क्या? 5 की पावर 1, 25 का मतलब क्या? 5 की पावर 2, 125 5 की पावर 3 और 625 5 की पावर 4, यानी 5 की पावर 4 तक है, 5 की पावर 4 तक है। कर सकते हैं ना? 5 की पावर n, शाबाश, पहली दिमाग लगा लिया, पहली सोच के बैठा ये आंसर दूंगा। 5 की पावर n, और n कहां तक? 4 तक, शाबाश, वेरी गुड। तो चलिए भाई आते हैं वापस, अब मैं आता हूं बेटा थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो बेटा, क्या क्या दे रखा था? एक 5 दे रखा है, एक 25 दे रखा है, एक 125 दे रखा है, एक 625 दे रखा है, यही बात है ना? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं लेट ए इक्वल टू x कॉलन x इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 की पावर 1, इसका मतलब है 5 की पावर 2, इसका मतलब है 5 की पावर 3, इसका मतलब है 5 की पावर 4। तो इसे बोलेंगे 5 की पावर n, और जो n है वो अप टू 4 है। कितना है? 4 है। अगर और नंबर होता तो और बढ़ जाता, 4 तक ही है ना, 5 की पावर 4 तक ही है ना, अप टू 4। ये आपका आंसर हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। आप एक चीज देख रहे हो, आपने अगर मेरे बात ध्यान तो दिया नहीं होगा, वैसे ध्यान तो देते नहीं हो। आप देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर भी मैंने इसी फॉर्म में लिखा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मैंने इसी फॉर्म में लिखा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी मैंने इसी फॉर्म में लिखा, क्योंकि मैं मेथड चेंज नहीं करूंगा। क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं हर बार मैं अलग बदल जाऊंगा, ताकि आपके समझ में आए, समझ में आनी चाहिए, क्योंकि चीजें समझ में आएगी तो मजा आता है। ठीक है, 3 पार्ट हो गए, अब 4th पार्ट देखते हैं, कुछ अलग होगा क्या? 4th पार्ट, हाँ जी देखो ध्यान से, यहां इसमें अलग है, थोड़ा दिमाग लगाना, इतना भी अलग नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा इस चीज का। चलिए क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से देखो, क्या है आपके पास? 1 है, 1 मतलब 1 का स्क्वायर होता है, 4 है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर होता है, 9 है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर होता है, ऐसे ही 4 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, और लास्ट में क्या है? 100, 100 मतलब 10 का स्क्वायर। पहले बताओ समझ में आया कुछ? 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे 10 तक है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 1 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक, 1 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर तो सब में कॉमन है, स्क्वायर सब में आ रहा है, स्क्वायर 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 सब में आ रहा है, केवल ये नीचे के डिजिट से बेस बोलते हैं, बेस हमेशा बढ़ता जा रहा है। 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, पावर सबकी 2 है, बस नंबर के चेंज हो रहे हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे? तरीका क्या होगा सर जी? जरा वो सिखा दो। लो जी बेटा, घबराना किस बात का है, मैं आता हूं 4th पार्ट पे। पहले बताओ नंबर क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, डॉट 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 डॉट, लास्ट में 100 दे रखा है। घबरा गया बच्चा? देखो बेटा आंसर कैसे करेंगे, लेट ए इक्वल टू, मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले ये चीज लिख लिया करो, x कॉलन x इक्वल टू। अब मेरी बात बड़ा गौर से सुनना, ये क्या है? ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर है। ये दे रखा ना, सबका स्क्वायर दे रखा है, सबका 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर गिवन है, तो इसे बोलेंगे n स्क्वायर। क्या बोलेंगे? n स्क्वायर। n स्क्वायर क्यों बोलेंगे? n की जगह 1 रख के देखो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, n की जगह 2 रख के देखो तो 2 का स्क्वायर होता है, n की जगह 3 रख के देखो 3 का स्क्वायर होता है, n की जगह 4 रखो 4 का स्क्वायर होता है, n की जगह 5 रखो 5 का स्क्वायर, यही बन गया पूरा। तो x इक्वल टू n स्क्वायर, क्या बोलेंगे? x इक्वल टू n स्क्वायर। अब ये बताओ n कहां तक है? 10 तक, शाबाश। n कहां तक है? 10 तक। तो क्या लिखेंगे? n की वैल्यू जो है वो 10 तक है। क्या मेरी बात सबको समझ आ गई बेटा? इसे हार्ड समझते हो बच्चे 11th में? मैथ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है भाई। क्या हार्ड ले, क्या है ये? क्या हार्ड है ये? अबे इससे ज्यादा अकाउंटेंसी हार्ड हो जाती है। सबने नोट कर लिया? अब चलिए 5th पार्ट पे आते हैं बेटा, 5वें पार्ट पे आते हैं। देखो 5वां पार्ट क्या है? अरे भैया 5वां कर दिया क्या मैंने? ओहो सॉरी बेटा, 4th पार्ट ये रह गया, वो 5th पार्ट था, कोई बात नहीं, इसे मैं 5th पार्ट बना लेता हूं, आप आगे पीछे कर लेना, ठीक है बेटा? ये 5th पार्ट था, मैंने पहले कहा दिया। ये 4th पार्ट देखो, 2 4 6 डॉट 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 डॉट, पता नहीं कहां तक है। 2 क्या है? 2 क्या है? 4 क्या है? 6 क्या है? ये सब इवन नंबर है।
246, देखा है 246 डॉट डॉट डॉट, ये सब इवन नंबर है। तो इसको दो प्रकार से बच्चा कर सकता है। कैसे कर सकता है मैं देखो, एक तरीका तो ये है, आपको क्या नंबर दे रखा है बेटा, ये फिफ्थ पार्ट था, ये फिफ्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। देखो आपको क्या दे रखा है, आपको नंबर दे रखा है कि 2 है, 4 है, 6 है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। पता नहीं कहां तक, इस बार पता नहीं कहां तक है, इस बार नहीं पता कहां तक है। तो एक बच्चा कैसे कर सकता है, एक बच्चा क्या करेगा, लेट ए इक्वल टू क्या लिखेगा, x कॉलन x, x कॉलन x, x कॉलन x इज एन इवन नेचुरल नंबर। सर जी इवन नंबर क्या होता है, इवन नेचुरल नंबर बेटा, इवन मतलब होता है सम संख्या। x कॉलन x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये इवन नंबर है, इवन होता है सम संख्या, 2 4 6 8 10, इसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या बोलते हैं। 2 4 6 8 10 ये सब सम संख्या कहलाती है, इंग्लिश में बेटा इवन नंबर बोलते हैं। तो बच्चा क्या लिखेगा, x कॉलन x एन इवन नेचुरल नंबर, ये इवन नेचुरल नंबर है, लगातार चलता जा रहा है। या कोई बच्चा ऐसा लिखता है तो भी ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा लिखना चाहे, और कैसे लिखेगा, a इक्वल टू x कॉलन x इक्वल टू 2n, x कॉलन x इक्वल टू 2n। क्यों लिखा, क्योंकि इवन नंबर 2 का टेबल ही तो दे रखा है, 2 4 6 8 10 ये सब क्या है, ये 2 का टेबल है। और n कहां तक है इस बार बताओ, n कहां तक है, कुछ नहीं पता। n कहां तक है हमें क्या पता, क्योंकि 2 4 6 पता नहीं कहां तक होगा, तो इसे बोलेंगे n जो होगा वो बिलोंग्स टू n, बिलोंग्स टू n मतलब n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, यानी पहले n1 होगा, क्योंकि 2 1 जा 2, फिर n2 होगा, 2 2 जा 4, फिर n3 होगा, 2 3 6, फिर n4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे पता नहीं कहां तक होगा। तो इसे बोलेंगे n बिलोंग्स टू n, कि जो ये वाला n है, इस वाले n का मतलब ये वाला n है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बेटा इस बात का ध्यान रखना कि इसे दो प्रकार से लिख सकता है। कोई बच्चा लिखता है x कॉलन x इवन नेचुरल नंबर, कि इवन नेचुरल नंबर है, और कोई बच्चा क्या लिखता है कि n x कॉलन x इक्वल टू 2n, जहां n का मतलब नेचुरल नंबर है। तो दोनों आंसर सही माने जाएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ठीक है। एज ए टीचर मैं तो ये लिखूंगा क्योंकि छोटा थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। और आप देखो पांचों के पांचों पार्ट मैंने एक ही मेथड से करा है, किसी क्वेश्चन में मैंने मेथड चेंज नहीं करा। कभी क्वेश्चन बदल गया तो मैं मेथड बदल दूंगा, मैं ही चेंज हो जाऊंगा। भाई मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, मेथड चेंज नहीं होगा, एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या समझ में आ गया बेटा। अब आते हैं पहले क्वेश्चन का अपने लास्ट पार्ट से, इसका भी कर देते हैं आज खत्म। इसको देखिए बेटा, पांचवा पार्ट देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि छठा क्वेश्चन जो है वो मैचिंग है तो ज्यादा हार्ड नहीं होगा। पांचवें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल दीज एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। फिर से आपको क्या करना है, देखो आपको क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, और हमें रोस्टेड फॉर्म में चेंज करना है। सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और रोस्टेड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, रोस्टेड फॉर्म में इसको बदलना है। तो रोस्टेड फॉर्म में कैसे बदलेंगे, फिर वही तरीका। तो चलिए आंसर नंबर बेटा 5 स्टार्ट करता हूं यहां से। आंसर नंबर 5 यहां लिखेंगे, आंसर नंबर 5 का पहला पार्ट। और आप मेरी मदद जरूर करना, एक बार देख लो, एक बार देख लो और जरूर बताओ क्या लिखा हुआ है। x कॉलन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड, ऑड क्या होता है, विषम संख्या। ऑड नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता। x कॉलन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड कौन होता है, जो 2 के टेबल में नहीं आता, जो 2 के टेबल में नहीं आता उसे ऑड नंबर कहते हैं। हिंदी में विषम संख्या कहते हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, दीज आर द ऑड नंबर्स, इन्हें ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। आज के बाद कभी विषम संख्या मत बोलना, बस आज बता दिया कि विषम को ऑड बोलते हैं, बस इंग्लिश में ऑड बोलो, ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो ऑड नंबर आपको लिखना है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कैसे लिखोगे, सिंपल सा, ए ले लिया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 हो गया। क्यों ये डॉट 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 क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमें कुछ कहा नहीं ना। उन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला गया, x कॉलन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, कि ऑड नेचुरल नंबर है। कहां तक हमें क्या पता, कहां तक हमें क्या पता, हमें नहीं पता ना, क्वेश्चन में कहां दे रखा है। तो ऑड नंबर लिखना है, तो 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहां तक होगा, इसलिए हमने आंसर कैसे लिखा, हमने आंसर लिखा 1 3 5 और फिर डॉट डॉट करके छोड़ दिया। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, बी पार्ट। बी पार्ट देखो बेटा, एक बार ध्यान से देखो, बी पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है x कॉलन x इज एन इंटीजर। याद करो इंटीजर वर्ड पहले भी आया था और मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। इंटीजर वो नंबर होते हैं जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सारे नंबर इंटीजर होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर एंड सारे पॉजिटिव नंबर सबको मिला दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स, इन्हें इंटीजर्स बोलते हैं। तो कह रहा है आपको इंटीजर लिखो, किसके बीच का इंटीजर, -1.2 से लेकर 9.2 के बीच। देखो
-1.2 से बड़ा हो और 9/2 से छोटा हो। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। जरा मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, -1/2 का मतलब क्या होता है? -1/2, देखो अगर ये ग्राफ होता, मैं ग्राफ से समझाता हूं, बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूं मैं इसे। ये मान लो ग्राफ है, आपको दे रखा है -1/2 से तो बड़ा हो लेकिन 9/2 से छोटा हो। अगर ये ग्राफ होता तो हम कैसे लिखते थे ग्राफ को? बीच में 0 लगाते थे, यहां लिखते थे -1, यहां लिखते थे -2, यहां लिखते थे 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, ऐसे लिखते ना ग्राफ। ऐसे बनाते थे, बचपन से बनाते हैं, 9th क्लास से बनाते आ रहे हैं। अभी बताओ, 1 को 2 से डिवाइड करो, 1 को 2 से डिवाइड करो, माइनस का 0.5, और माइनस का 0.5 कहां आएगा? माइनस का 0.5 यहां आएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? माइनस का 0.5 आपका यहां पर आएगा, ठीक है। और 9 को 2 से डिवाइड करो, 9 को 2 से भाग करो, 9 को 2 से भाग करो, 4.5 आएगा, 4.5 आपका यहां पे आएगा। बहुत ध्यान से समझना, ये और ये। अब कह रहा है इनके बीच का इंटीजर लिखो, इनके बीच का इंटीजर लिखो। तो क्या आपको इंटीजर दिखाई दे रहा है? इनके बीच का जो ब्लू कलर के दो डॉट सॉरी, उनके बीच का आपको नंबर दिखाई दे रहा है। कौन कौन नंबर आ रहा है? 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। बच्चे यही आपका आंसर है, यही तो आपसे कह रहा था। -1.2 का मतलब है -0.5, -0.5 यहां आएगा। 9/2 का मतलब है 4.5 यहां आएगा। हमें इसके बीच का लिखना है, तो बीच की वैल्यू देख लो। इन दोनों ब्लू के बीच में जो जो नंबर आ रहा है वो सारे नंबर आप मुझे बता दो, तो मैं भी बड़ा खुश होकर लिख दूंगा। एक तो 0 आ रहा है सर जी 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। तो ये जो होगा वो आपके इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। टेंशन खत्म, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर मैथ मैं पढ़ा रहा हूं और फिर भी टेंशन हो जाए तो मेरा जीवन व्यर्थ है, और आपका जीवन तो पहले व्यर्थ कर चुके हो। क्या पहला पार्ट समझ में आ गया? अब आते बेटा सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो जरा मेरी बात, देखो सेकंड पार्ट पे देखो बेटा, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखो, x:x है इंटीजर, कह रहा है फिर से, वो कह रहा है इंटीजर लिखो। क्या लिखो? इंटीजर। फिर से इंटीजर लिखना है, यानी माइनस के नंबर लिख लो, प्लस के लिख लो, माइनस के लिख लो, प्लस के लिख लो, लेकिन उसका स्क्वायर करने पे 4 आना चाहिए। स्क्वायर करने पे 4 या 4 से छोटा, स्क्वायर करने पे 4 या 4 से छोटा। मुझे बताओ पहले किस किस नंबर का स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होगा? तो एक तो 0 का स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर 4, वो भी 4 से छोटा है। -1 का स्क्वायर 1 होता है, वो भी 4 से छोटा है। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। हमें क्या करा है? स्क्वायर करने पे 4 या 4 से छोटा हो। ये देखो, इसका मतलब ये होता है कि स्क्वायर करने पे 4 या 4 से छोटा हो, स्क्वायर करने पे 4 या 4 से छोटा हो। तो किस किस नंबर का स्क्वायर करने पे 4? आपको 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 कहां गया? 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो किस किस नंबर का स्क्वायर करने पे 4 या 4 से छोटा होगा? तो ये -1, -2, -1, 0, 1, 2, इनमें से किसी का भी स्क्वायर आप करके देख लो, कॉपी में करके देखो, या तो 4 होगा या 4 से कम होगा। तो आंसर क्या क्या लिखोगे? क्या क्या आंसर आएगा बेटा? थर्ड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट का आंसर एक तो आएगा -2, एक आएगा -1, एक आएगा 0, एक 1 और 2। जो मैंने नंबर लिखा है आप इनका स्क्वायर कर लो ना, आप इनका स्क्वायर करो, या तो 4 आएगा या 4 से कम आएगा। 4 या 4 से कम आएगा, 4 से बड़ा नहीं होगा। पहले नोट करो बेटा, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूं, पहले नोट कर लो। सभी नोट कर लिया बेटा? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा? फोर्थ पॉइंट देखो बेटा आपके लिए क्या है? x:x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। आपको एक वर्ड दिया हुआ है लॉयल, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पिछले क्वेश्चन में भी था। लॉयल वर्ड आपको दिया हुआ है LOYAL, और इसको सेट्स के फॉर्म में आपको लिखना है। तो मैं लिख लेता हूं, इस टाइप के वर्ड आपको पहले बता चुका कैसे लिखा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, रिपीटेड क्वेश्चन एक तरह से। फोर्थ पार्ट, तो क्वेश्चन क्या है? वर्ड आपको दिया हुआ है LOYAL, और इसको आपको सेट्स के फॉर्म में लिखना है। तो डी पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। तो आप सबको पता है कि सबसे पहला लेटर क्या है? L। तो L तो एज इट इज आएगा, O भी आएगा, आपका Y भी आएगा, और फिर आपका A भी आएगा। लेकिन बेटा L नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि L हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और सेट्स का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी हमें कलेक्शन करना है। तो भैया L का कलेक्शन पहले हो चुका है, और जो चीज पहले कलेक्ट हो चुका है दोबारा कलेक्ट नहीं होगा। क्या यहां तक समझ में आ गया बेटा? चलिए अब फिर पार्ट देखते हैं कि पांचवा पार्ट क्या है। ये पांचवा पार्ट देखो आपके पास क्या है? x:x इज अ मंथ ऑफ ए ईयर। आपको उस महीनों के नाम बताने हैं
नॉट हैविंग 31 डे, जिसमें 31 दिन नहीं होते। आपको बताया उन महीनों के नाम बताओ नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 दिन नहीं होते। उन महीनों के नाम लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो देखिए किस किस महीने में नहीं होते, ये तो शायद आप ही बता दोगे मुझे। फिर पार्ट करते हैं, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ई पार्ट आ गया। देखो सबसे पहले जनवरी में तो आपको पता है 31 डेज होते हैं। फरवरी में 31 डेज नहीं होते कभी भी, ठीक है। मार्च में 31 डेज होते हैं। अप्रैल में 31 डेज नहीं होता, तो अप्रैल आ सकता है नेक्स्ट, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मई में 31 डेज होता है। जून में नहीं होता बेटा, तो जून। जुलाई में 31 डेज होते हैं। जुलाई के बाद अगस्त में भी 31 डेज होते हैं। सितंबर में 31 डेज नहीं होता, तो सितंबर आ गया। उसके बाद अक्टूबर में 31 डेज होता है। फिर आपका नवंबर, तो नवंबर और दिसंबर में 31 डेज होता है। तो टोटल देखो ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे महीने हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये 5 ऐसे मंथ है बेटा जिनमें कभी भी 31 डेज नहीं होता। तो जो आपसे पूछा कि उसका आंसर देना, आपसे कह रहा उन महीनों के नाम बताओ जिनमें 31 दिन नहीं होते, तो इन महीनों के नाम लिखने। बड़ा सिंपल सा मैथ्स है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने महीनों का नाम लिख दिया। और अगर यह भी पूछ सकता था कि उन महीनों के नाम लिखो, उन मंथ के नाम लिखो जिसमें 31 डेज होते हैं, तो फिर हम वो मंथ लिखते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखो आपके लिए क्या है। नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट। X:X इज अ कॉन्सोनेंट। आपको कॉन्सोनेंट बताना है। ये कॉन्सोनेंट क्या होता है बेटा, आपको पता होगा कि 2 चीज होती है इंग्लिश में, 2 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। एक होता है वॉवल्स, एक होता है कॉन्सोनेंट। वॉवल्स होता है A-E-I-O-U। A-E-I-O-U जो है वो आपका वॉवल्स है। आपको कॉन्सोनेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉन्सोनेंट बताओ। कॉन्सोनेंट आपसे पूछ रहा है इन द इंग्लिश अल्फाबेट। कह रहा है इंग्लिश में आने वाले कॉन्सोनेंट का नाम बताओ विच प्रीसीड्स के। प्रीसीड्स मतलब के से पहले, जो के से पहले आते हैं। पहले बताओ के से पहले क्या क्या आता है। पहले मैं लिख लेता हूं, मैं एफ पार्ट कराने वाला हूं। 6 पार्ट, ये एफ आ गया। पहले आप ये बताओ, चलो एफ पार्ट कराने से पहले आप ये बताओ कि के से पहले कौन कौन से लेटर आते हैं। तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, हमने लिख लिया। के से पहले जो जो अल्फाबेट आता है सारा लिख लिया। आपको आपसे ये पूछ रहा है एफ पार्ट में कि वो कॉन्सोनेंट बताओ जो के से पहले आते हो। तो के से पहले सारे लेटर लिख लो। अब इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन है? बी है, क्योंकि ए तो वॉवल्स में आता है बेटा। ए जो होता है वॉवल्स होता है, तो ए नहीं लिखोगे। बी कॉन्सोनेंट है, सी भी कॉन्सोनेंट है, डी भी कॉन्सोनेंट है, ई वॉवल्स है, एफ कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट होता है, एच भी कॉन्सोनेंट होता है, आई जो होता है वॉवल्स होता है, फिर जे। तो ये जो होगा वो आपका आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ए ई आई ये 3 वर्ड नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवल्स होते हैं इंग्लिश में। आपको कॉन्सोनेंट पूछ रहा है तो सारे वॉवल्स हटा देंगे, केवल कॉन्सोनेंट के नाम पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है के से आने वाले पहले सभी कॉन्सोनेंट, तो के से आने वाले सभी पहले लेटर लिख लो। अब कह रहा है कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, तो ये रहे कॉन्सोनेंट। इसमें वॉवल्स हटा दो तो कॉन्सोनेंट बचेंगे, तो ये कॉन्सोनेंट के नाम हो गए, ठीक है। ए मत लिखना, ई मत लिखना, आई मत लिखना, क्योंकि ये वॉवल्स है। हमसे कॉन्सोनेंट पूछ रहा है तो हमें कॉन्सोनेंट लिखना है, तो ये सारे कॉन्सोनेंट हो गए, ठीक है बेटा। चलिए ये था आपका इस क्वेश्चन का 6 पार्ट, लास्ट पार्ट था ये। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर आप यहीं भी कर सकते हो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो मैचिंग फॉर्म में आपको करना है। ये मैचिंग फॉर्म में आपको दिया हुआ, आपको मैच करना है। देखो किससे क्या मैच होगा, मैं यहीं पे मैच कर देता हूं। देखो 1 2 3 6, ध्यान से देखो 1 2 3 6 ये दिया हुआ है, और ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो 1 2 3 6 क्या है? 1 2 3 6 ये सभी नेचुरल नंबर है जो 6 को डिवाइड कर सकता है। देखो 1 6 को डिवाइड कर सकता है, वैसे 1 तो हर किसी को डिवाइड कर सकता है। 2 भी 6 को डिवाइड कर सकता है। 3 भी 6 को डिवाइड कर सकता है, और 6 भी डिवाइड कर सकता है 6 को। क्लियर हो गया? तो इसका मैचिंग तो हो गया इसके साथ, ये वाला आपका मैचिंग हो गया, ये वाला मैचिंग इसके साथ। क्लियर हो गया? 1 2 3 6 जो है वो सब 6 को डिवाइड कर सकता है, तो फर्स्ट का 3rd पार्ट आंसर आ जाएगा। सेकंड देखो 2 3 क्या है? ये 2 3 प्राइम नंबर है। 2 3 क्या है? प्राइम नंबर, क्योंकि 2 भी 2 के टेल में आता है, 3 भी 3 के टेल में आता है, तो 2 और 3 ये दोनों ही प्राइम नंबर है। तो कौन सा पहला आएगा? देखो पहला आंसर देखो, ये प्राइम नंबर है जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो आप ये वाला आंसर दे सकते हो,
आप इसका आंसर ए पार्ट दोगे, क्योंकि 2 3 जो है बेटा 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर है। 2 3 ये दोनों प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या 2 और 3 केवल अपने ही टेबल में आते हैं और ये दोनों ही 6 को डिवाइड कर सकता है। 2 भी 6 को डिवाइड कर सकता है, 3 भी 6 को डिवाइड कर सकता है। तो 2 3 प्राइम नंबर है जो 6 को डिवाइड कर सकता है। तो सेकंड पार्ट का ए आंसर आएगा। थर्ड देखो मैथ थे, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, इसका तो डायरेक्ट आंसर आपको डी मिल गया। देखो डी पार्ट मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, ये मैथमेटिक्स का ही शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। देखो MATHEICS तो मैथमेटिक्स का ही होगा ये, और ये तो डायरेक्ट आंसर मिलेगा तो मैथमेटिक्स होगा। तो चलिए अब बचा 1 3 5 7 9, ये सब क्या है? ऑड नंबर। 1 3 5 7 9 ये सब ऑड नंबर है, इन्हें बोलते हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर। 1 3 5 7 9 इनमें से कोई भी 2 के टेबल में नहीं आता, इन्हें बोलते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि बी अकेला बचा हुआ है। तो देखो लिखा हुआ भी है ऑड नंबर लेस देन 10, ऑड नंबर तो 10 से छोटा हो, तो देखो 10 से छोटा है और सबके सब ऑड नंबर है, ये सभी ऑड नंबर है। 1 3 5 7 9 ये सभी ऑड नंबर है और 10 से छोटा है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया बेटा। ये था हमारा पहला एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये 6 क्वेश्चन आपको, ये 6 क्वेश्चन आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। मैं आपको होमवर्क बता रहा हूं, होमवर्क बेटा ध्यान से सुनना। एक तो अपनी फेयर कॉपी में अंदर आपको 1 से लेकर 6 तक, पहले ये करना है 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, पहले ये करना है। प्लस बेटा बुक के एग्जाम्पल्स जो हैं 11th और 12th में वो कभी नहीं छोड़ना होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं, एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है। एक दिया एग्जाम्पल नंबर 5 आपको दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल नंबर 4 आपको दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दिया हुआ है और एक एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 और 5, हाँ 5 एग्जाम्पल है। ये 5 एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक एग्जाम्पल्स आपको अपनी फेयर कॉपी में बेटा एग्जाम्पल्स 1 2 लेकर 5। देखो आप 10th पास हो चुके हो, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने देख लिया होगा। तो एग्जाम्पल जरूर करें, एक्सरसाइज पहले एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद एग्जाम्पल्स करो। और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी दिक्कत हो कि किसी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट करके पूछो, मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है भाई, तो अच्छे से पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना, पहले 6 के 6 क्वेश्चन करना, फिर सारे एग्जाम्पल करना। और कोई भी दिक्कत आए कि सर जी ये समझ में नहीं आया, मुझे बता दो, तो मैं हूं ना आपके साथ। ठीक है, सबको नमस्ते बेटा, बाय बेटा, अच्छे से पढ़ना, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, बाय बेटा।